Hello students, today I'm going to discuss the concept of consumer surplus. It is a very important topic and students sometimes find it confusing, लेकिन मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं और इसके बाद इंशाल्लाह आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपना, मौजूद रहिएगा मेरे साथ और हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं ताकि आपके आखिरी दफा वो बेहतरीन समझ में आ जाए। Consumer surplus occurs when the value derived from consumption of a good is greater than the price which the consumer is paying for the good. यानी कि जब भी कंज्यूमर को ऐसा लगे कि जिस गुड को वो कंज्यूम कर रहा है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, उससे मिलने वाली वैल्यू ज्यादा है उस प्राइस से जो कि कंज्यूमर उसके लिए पे कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय कर रहा है। अगर A2 इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करूं तो मैं इसको इस तरह कहूंगा कि when the marginal utility acquired is greater than the price which the consumer is paying for the good. जब उस गुड से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, एडिशनल को अवॉइड करता हूं मैं, जब उससे गुड से मिलने वाली यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन जब आपको लगे कि वो प्राइस से ज्यादा है जो आप पे कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब है कि कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय कर रहे हैं। It is the difference between the price which the consumer was willing to pay and what it actually pays. अब ये जो दूसरी डेफिनेशन जो मैंने अभी कही, ये ज्यादातर बच्चों को आसानी से याद हो जाती है, ज्यादा सेंस क्रिएट करती है उन्हें। It is the difference between the price which the consumer was willing to pay and what it actually pays. इसको इस तरह समझ लें कि मैं कहीं खाना खाने गया, बिरयानी मंगाई, मैंने बिरयानी की प्राइस नहीं देखी थी, वो बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बोटियां थी रवाज वाली, उसमें हरी मिर्चें थी, आलू बुखारे थे और वो बिरयानी मुझे बहुत पसंद आई। और मुझे लगा कि इस बिरयानी की एक प्लेट का बिल फॉर एग्जाम्पल 300 रुपये आएगा, राइट, क्योंकि मैं जो वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ उसके ऊपर वो 300 रुपये प्लेस कर रहा हूँ, मुझे यूटिलिटी मिल रही है वो 300 रुपये के बराबर मिल रही है, मुझे लग रहा है। लेकिन जब बिल आता है तो वो 200 रुपये का आता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं यूटिलिटी ज्यादा पैसों की ड्राइव कर रहा हूँ, पैसे कम दे रहा हूँ, तो दैट डिफरेंस इज कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस इज व्हेन द वैल्यू डिराइव्ड इज ग्रेटर देन प्राइस, या फिर सादा अल्फाज में इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस व्हिच द कंज्यूमर वाज विलिंग टू पे एंड व्हाट इट एक्चुअली पेज। डायग्रामेटिकली देख लेते हैं इसको क्या हो रहा है। हमें मालूम है कि डिमांड कर्व किसी भी कंज्यूमर का क्या शो करता है कि एट व्हाट प्राइसेस इट वांट्स टू बाय व्हाट क्वांटिटीज। ठीक है, डिमांड कर्व का क्या फंक्शन है? डिमांड कर्व यही दिखा रहा है कि किस किस प्राइस पर कितनी कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है। डिमांड कर्व इज शोइंग द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू बाय डिफरेंट क्वांटिटीज। तो मिसाल के तौर पर इस डायग्राम पे अगर आप देखें तो फर्स्ट यूनिट के लिए ये जो चीज भी है उसके फर्स्ट यूनिट के लिए the price which the consumer is ready to pay is 9 rupees. The demand curve is showing that for the first unit of the good, consumer is ready to pay 9 rupees. But you can also see that the market price is 5 because demand and supply curves are intersecting there. So wherever the demand and supply curves are intersecting, you already know that it is the market price. It is actually the price which the consumer will pay. So what is happening? That consumer was ready to pay 9 rupees, but consumer actually is paying only 5. So that there is a difference of 4. So consumer is enjoying a surplus of 4 rupees here. For the second unit, consumer is ready to pay only 8 rupees. Why? You will study this in A2 levels, that when we consecutively consume a good, the acquired utility, the additional utility falls, and that's why the consumer does not place the same value, and that's why he's not ready to pay the same price. तो हमें नजर आ रहा है कि सेकंड यूनिट के लिए वो सिर्फ 8 रुपए देने के लिए तैयार है,
जबकि मार्केट प्राइस 5 है, तो वो यहाँ पर 3 रुपीज का कंज्यूमर सरप्लस इंजॉय कर रहा है. फॉर द थर्ड यूनिट कंज्यूमर इज रेडी टू पे 7 and the market price is 5, so it is acquiring a consumer surplus of 2 rupees. Then for the fourth unit, consumer is ready to pay 6 rupees, but the market price is 5, so consumer is enjoying a consumer surplus of 1 rupee. But at the fifth unit, consumer is ready to pay a price 5, and the market price is also 5, which means the price is actually equal to what he was willing to pay. That's why at the fifth unit, there is no consumer surplus. At the fifth unit, consumer surplus has been maximized. Right? So what I'm doing, that every time I'm seeing the difference between the price which the consumer is willing to pay and what the consumer is actually paying, and that is the consumer surplus. आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन शो की हुई है मैंने कि पहले यूनिट पर 9-5, यानी कि सेटिस्फैक्शन मिल रही थी मुझे 9 रुपीज के इक्वल, पे कर रहा था मैं 5, then 8-5, then 7-5, then 6-5, then 5-5. As a result, consumer surplus is 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0. Total consumer surplus in consuming these 5 units is equal to rupees 10. Right? तो हर दफा कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंज्यूमर जो प्राइस एक्चुअली देना चाह रहा था और जो प्राइस वो एक्चुअली दे रहा है उसका डिफरेंस निकालते चले जाएंगे. तो आप देख सकते हैं कि हर जगह मैंने डिमांड कर्व का जो नीचे का एरिया है और जो मार्केट प्राइस है उसका डिफरेंस निकाला है. इसीलिए आगे मैंने मेंशन किया हुआ है कि दिस शेडेड रीजन इज कंज्यूमर सरप्लस, बिकॉज हमने देखा कि कंज्यूमर सरप्लस हम किस तरह कैलकुलेट कर रहे थे. हर जगह डिमांड कर्व पर जो प्राइसेस हैं मार्केट प्राइस से उसका डिफरेंस निकाल लेते. तो ये पूरा मेरा कर्सर देखें, ये पूरा जो एरिया है ये कंज्यूमर सरप्लस है, जो कि मैंने वहां शेडेड रीजन से दिखा दिया है. दिस होल एरिया, दिस ट्राइंगल. इसलिए हम कहते हैं कि एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव मार्केट प्राइस इज कंज्यूमर सरप्लस. आई एम रिपीटिंग, एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव मार्केट प्राइस इज कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है. अच्छा, ये जो दूसरी डायग्राम मैंने बनाई है ये इसलिए बनाई है कि एक एमसीक्यू आ गया था कि कंज्यूमर इस गुड पर कितना पैसा खर्च करना चाहता है वो बताएं. तो फिर उसमें चालाकी ये थी कि बस आपने कंज्यूमर सरप्लस भी बताना था, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस क्या है, जारी बात है कि द प्राइसेस व्हिच यू आर विलिंग टू पे, राइट. और प्राइस इनटू क्वांटिटी जो है वो एरिया जो आपने स्पेंड रियली किया है. प्राइस पी पर आपने क्वांटिटी क्यू खरीदी है, तो आप अपना एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा. तो आपका एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो इस पर पी ए क्यू ओ हो रहा है. पी ए क्यू ओ यानी कि ये पूरा रेक्टेंगल जो एक्चुअली आप स्पेंड कर रहे हैं, जबकि आप ये भी स्पेंड करना चाह रहे थे, कंज्यूमर सरप्लस ये इंडिकेट कर रहा है. तो एक्चुअली जो कंज्यूमर पैसे खर्च करना चाह रहा था इस चीज पर वो है डी ए क्यू ओ पी. डी ए क्यू ओ पी. This is the money which the consumer wanted to spend on the good. However, the consumer surplus is only this area below demand curve, above market price. ठीक है, आगे चलते हैं हम. साइज ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस. किसी कंज्यूमर को कितना सरप्लस मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द गुड पर, यानी कि उस चीज की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है. जितना ज्यादा डिमांड कर्व इनइलास्टिक होगा उतना कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा. जितना डिमांड कर्व इलास्टिक होगा उतना कंज्यूमर सरप्लस कम होगा. इस बात को समझ लें जरा. भाई जानी बात है कि डिमांड इनइलास्टिक होने का क्या मतलब है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है तो इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर इज रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर द गुड, जिसका मतलब यह हुआ कि उसे लग रहा है कि जो वैल्यू वो डिराइव कर रहा है उस गुड से वो कम है हमेशा उस प्राइस से जो वो पे कर रहा है. राइट, सॉरी उल्टा बोल गया मैं. वैल्यू जो वो डिराइव कर रहा है गुड से वो ज्यादा है प्राइस से, हर प्राइस पर.
तो जितना ज्यादा डिमांड इनइलास्टिक होगा उतना कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा, और जितना डिमांड कर्व इलास्टिक है यानी कि कंज्यूमर उस चीज को अवॉइड करेगा प्राइस बढ़ने पर, उतना ऑब्वियसली इसका मतलब है कि कंज्यूमर सरप्लस का साइज कम होगा। ठीक है, डायग्राम से देख लेते हैं। यह है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। आप देख सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व इसलिए बनाया हुआ है कि मार्केट प्राइस हमें नजर आ जाए। अब आप देखें यहां पर सारा जो एरिया है वो अबव प्राइस है, दिस शेडेड रीजन। तो हमारा मानना यह है कि यहां कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट है, because the demand is perfectly inelastic, which indicates that consumer is ready to pay any price for the same quantity. Why is consumer ready to pay any price? Obviously, because he believes that the utility or value which the consumer is deriving is greater than price at every price. That's why there is infinite consumer surplus. लेकिन फिर डिमांड कर्व जैसे ही थोड़ा फ्लैटर हुआ, इलास्टिक हुआ, आपको नजर आ रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस का साइज कम हो गया। फिर और इलास्टिक हुआ डिमांड कर्व यानी कि फ्लैटर हुआ मजीद, तो और कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया। और अल्टीमेटली इस डायग्राम में आप देखें कि देयर इज नो कंज्यूमर सरप्लस। मैंने कंज्यूमर सरप्लस शेड ही नहीं किया है क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस है ही नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, जिसका मतलब कंज्यूमर वांट्स टू पे ओनली प्राइस पी फॉर द गुड। डिमांड कर्व इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक तभी होता है ना जब एक ही प्राइस हो। तो डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक मुझे यहाँ नजर आ रहा है और उस पर ही डिमांड है ओनली, और सप्लाई कर्व उस डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि मार्केट प्राइस भी प्राइस पी है। तो जब मार्केट प्राइस भी प्राइस पी है और जो प्राइस देना चाह रहा हूं मैं वो भी पी है, तो इसका मतलब है कोई कंज्यूमर सरप्लस है ही नहीं। इसके मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज के लिए 50 रुपए देना चाह रहा हूँ और 50 रुपए ही उसकी मार्केट प्राइस है, तो कोई कंज्यूमर सरप्लस है ही नहीं ना, because consumer surplus is the difference between the price which you are willing to pay and what you are paying. But when there is no difference between the two, there is no consumer surplus. तो perfectly elastic demand में consumer surplus zero है, perfectly inelastic demand में consumer surplus infinite है, और जैसे जैसे डिमांड कर्व फ्लैटर होता चला जाएगा कंज्यूमर सरप्लस का साइज कम होता चला जाएगा। फिर कंज्यूमर सरप्लस का साइज इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे या सब्सिडीज मिलेंगी तो जाहिर बात है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करेंगी, यानी कि मार्केट प्राइस को, और उसकी वजह से साइज ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस पे इन्फ्लुएंस आएगा। डायग्राम से देख लेते हैं, डायरेक्टली वहां चलते हैं। दो डायग्राम्स मैंने बनाई हुई है। पहले डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं, और दूसरी डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है। राइट, इतनी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब क्यों आ गया? वापस चलते हैं। अब पहली डायग्राम पे देखें कि ओरिजिनल डिमांड कर्व है डी। प्लीज गौर से सुनिएगा मेरी बात। ओरिजिनल डिमांड कर्व है डी और ओरिजिनल सप्लाई कर्व है एस। तो डिमांड एंड सप्लाई जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज मार्केट प्राइस पी एंड द क्वांटिटी इज क्यू। Therefore, consumer surplus मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको is the area below demand curve above market price। तो मार्केट प्राइस है P और डिमांड कर्व है ये, तो एरिया बिलो डिमांड कर्व अबव मार्केट प्राइस क्या बन रहा है? DAP। राइट, DAP is our initial consumer surplus because that is showing the area below demand curve above market price. What happened later on? Government imposed indirect taxes, because of which supply curve shifted upward, and now the market price is P1 because when the supply is falling, when supply falls, supply curve shifts upward, you already know. So when supply is falling, price is increasing to P1, and now the leftover consumer surplus is only DBP1. Area below demand curve and above market prices, DBP1 is now the new consumer surplus. And the loss of consumer surplus is PABP1. PABP1 हमारा लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस है, क्योंकि पहले हमारा कंज्यूमर सरप्लस था DAP, अब रह गया DBP1। तो ये पूरा एरिया हमारा
लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। दूसरे डायग्राम में आ जाए, यहां ओरिजिनल प्राइस P है, because original demand curve is D, original supply curve is S, so price is P, quantity is Q. तो हमें नजर आ रहा है कि इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस इज DAP, एरिया बिलो डिमांड कर्व अबव मार्केट प्राइस इज DAP, लेकिन बाद में गवर्नमेंट के सब्सिडीज देने की वजह से सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, विच मींस सप्लाई इंक्रीज हो गई। सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से प्राइस फॉल होकर P1 पर चली गई। जाहिर बात है कि जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस फॉल होगी और क्वांटिटी चली गई Q1 पर। अब मुझे नजर आ रहा है कि एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड मार्केट प्राइस इज DBP1, DBP1. So this is the new consumer surplus. So you can see that in this case, there is a gain in consumer surplus of PABP1. There is a gain of consumer surplus. I'm repeating, PABP1. Consumer surplus is increasing by this area. Initial consumer surplus was DAP, right? तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज कंज्यूमर सरप्लस को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने से कंज्यूमर सरप्लस का लॉस हो रहा है, जबकि सब्सिडीज मिलने से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंज्यूमर सरप्लस। आखिर में वही बात कि वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को नई से नई वीडियोस देखने को मिलेंगी, ठीक है। और दूसरों से भी शेयर करें। और पढ़ाई के लिए ज़रूरी है कि आप रिविजन करते रहें, बार बार वीडियोस को देखें ताकि ये बहुत अच्छी तरह याद हो जाए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।